आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा कुष्ठ रोग, कारण और उपचार। और इसके लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर दिनेश मलिक जी को। आप कंसल्टेंट हैं त्वचा रोग के और सिविल हॉस्पिटल रोहतक में आप कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कुष्ठ रोग ये क्या है और फिर इसके कारण क्या है। जी जैसा कि कुष्ठ रोग के बारे में हम लोग बड़े बूढ़ों से, अपने माता पिता से, दादा दादी से और उससे भी पहले से बहुत सारी बातें सुनते आए हैं। जी, अच्छी बात यह है कि वो बहुत सारी बातें भ्रांतियां थी जो अब खत्म होती जा रही हैं पिछले 20, 25, 30 सालों से। जब से हमारे पास कुष्ठ रोग के बहुत अच्छे 100% क्यूरेबल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो गए हैं। यानी तो सबसे उपचार उपलब्ध है। बिल्कुल जी। और अब हम शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ, क्योंकि सारी बात सुनने में अब हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लग गया है, जो कि एंडोर्फिन होते हैं कि हाँ, ये जो चर्चा है ये किसी अच्छाई की तरफ और सच्चाई की तरफ जा रही है। अब बेसिकली कुष्ठ रोग जो होता है उसको हम अंग्रेजी में लेप्रेसी कहते हैं। और लेप्रेसी जो है ये हमारी नसों में, हमारी चमड़ी पे, हमारी मांसपेशियों की एक ऐसी तकलीफ है जिसको होने का जो मुख्य कारण है वो आप ऐसे कनेक्ट करें जैसे कि हमें टीबी हो जाती है तो वो एक बैक्टीरिया होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कहते हैं। इसी तरह जो लेप्रेसी करने वाला विषाणु या कीटाणु है उसको हम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कहते हैं। इसकी खोज आज से 250 से 300 साल पहले हुई, जिसके अंदर होता क्या था कि हमारे चेहरे पे कहीं ना कहीं इस तरह के सफ़ेद से दाग बन जाते हैं जिनके अंदर सुनपन आने लग जाता है, जो एक मेन पहचान थी। पर कुदरती तौर पे ऐसा पता नहीं लगता था। पता तब लगता था जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेती थी और इस सुनपन की वजह से पैरों में सुनपन आ जाता था। इवन लोगों के हाथ पैरों में नसें फूल जाती थी और सुनपन आने से हाथ पैर लोगों के, क्योंकि महसूस नहीं कर पा रहे, तो जल भी जाया करते थे कई बार गर्म तपिश में चलने से या काम करते हुए। तो मेन बात समझने की ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बाकायदा क्यूरेबल है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये एक बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु है जिसकी वजह से ये फैलता है। तो ये कहाँ पर उपलब्ध हो सकता है, किन लोगों से मिल सकता है, किस तरह से ये ट्रांसमिट होता है? जी, ये जो है हमारे कांटेक्ट के माध्यम से, हमारे रेस्पिरेटरी या हमारी स्नीजिंग से या छींक से इत्यादि से, छींक आदि से ज़्यादा फैलता है, सांस से तो इतना नहीं। और ज़्यादा फैलने की संभावना एक दूसरे से कांटेक्ट की वजह से, अगर स्किन कांटेक्ट हमें एक दूसरे से हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्प्रेड होता है, नहीं तो स्नीजिंग के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके माध्यम से फैलता है। छींक से जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। जी, ड्रॉपलेट्स जिसको बोलते हैं। कि जैसे हमारे जुखाम का, इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है और जो छींक से हम कहते हैं घर में एक व्यक्ति को जुखाम हुआ दूसरे को फैल गया, सभी को हो जाता है। पर ये उतनी आसानी से नहीं फैलता है। इट टेक्स टाइम एक व्यक्ति से दूसरे को फैलने में। प्रॉब्लम क्या है कि जब एक व्यक्ति को ये फैल जाता है तो उसके अंदर इसके साइन सिम्टम डेवलप होने में कई बार सालों लग जाते हैं। अच्छा। तो इसीलिए हम इससे कई बार ग्रसित रहते हैं और साइन सिम्टम बहुत लेट आता है, तो हमें यही नहीं पता लगता हमने कहाँ से और किससे प्राप्त किया। जिसको हम कंपैरिजन में चिकन पॉक्स से देख सकते हैं, जिसको हम आम भाषा में माता कहते हैं। कि जब किसी एक व्यक्ति को फाले से बन के चिकन पॉक्स बन जाती है तो हम तुरंत कनेक्ट कर पाते हैं कि या तो पड़ोस में किसी से आई है या बच्चा स्कूल से लेके आई या परिवार में किसी और को थी, तो हम जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो 5 से 7 दिन के अंदर एक दूसरे को स्प्रेड होती है। पर इसमें 5 से 7 साल तक भी लग जाते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होने के अंदर। यानी कि उसका जो जीवाणु है वो हमारे शरीर में पड़ा रहेगा और इतना समय लग जाएगा कि वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब किससे बीमारी लगी है। और इसके लक्षण दिखाई देंगे तो पता चलेगा। अब महत्वपूर्ण बात आती है लक्षणों की। लक्षण में क्या होता है, शुरुआत में हमें बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं सुनहरा तांबिया दाग, जो लिखने में भी आता है कि हल्के से सुनहरे चिकत्ते से बनने लग जाते हैं फेस के ऊपर, बैक के ऊपर। और वो कई बार हम ये देखते हैं कि उनमें कई बार सेंसेशन कम हो जाती है, यानी उसके अंदर सुनपन आ जाता है। यानी कि आप अगर छू के भी महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पर सुनपन आ रहा है, बाकी स्किन मेरी नॉर्मल है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक पार्ट भी बनता है पहचान करने के लिए, डॉक्टर के लिए भी और एक आम जनमानस के लिए भी और स्वास्थ्य के कार्यक्रम से जुड़े अन्य कर्मचारियों के माध्यम से भी। तो मैं आपसे सबसे पहले ये बात अच्छे से बताना चाहूँगा कि लेप्रेसी को पहचानना और ढूंढना बहुत आसान चीज़ है यदि हम सही बात को समझ पाएँ। तो उसको हम सबसे अच्छे से समझ पाएँ कि कहीं ना कहीं ऐसे दाग बन जाते हैं सुनहरे से जिनके अंदर सुनपन हो जाता है। डॉक्टर साहब, उनका आकार क्या रहेगा? आकार उसका 1 सेंटीमीटर से लेकर 5, 7, 10 इतने सेंटीमीटर तक ओवल फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में बॉडी पे कहीं भी जाते हैं। और जिसको हम कई बार बाकी सामान्य तौर पर होने वाली बीमारियों से भी कंफ्यूज करते हैं। जैसे हमारे हरियाणा में आम भाषा में कहते हैं कि सीप हो जाती है, वाइट सा हो जाता है, या विटिलाइगो से भी हम कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार।
पर जब उसके अंदर सुनपन का दिक्कत आती है, जो कि मरीज बाकायदा बता पाता है कि जी मुझे इसमें ऐसा लगता है जैसे कुछ छुआ तो पता ही नहीं लग रहा, सो दैट इज द फर्स्ट साइन सिम्टम जो बहुत अप्रिशिएबल है जी। तो इसी के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि कैसे इसको पहचानना आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या कोई जांच भी कर सकते? जी बिल्कुल, जांच का ही हिस्सा है ये जो क्लिनिकल टेस्टिंग है, जो हर PHC CHC सब सेंटर, इवन व्यक्ति अपने घर पर भी यदि किसी को ये बेसिक चीज पता है तो वो दूसरे की जांच करके बता सकता है यदि कोई व्यक्ति इस तरह के साइन सिम्टम बताता है तो लक्षण दिखाई देते जी हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका वर्णन इतिहास में भी है। इवन मनुस्मृति में BC 600 साल पहले, 200 साल पहले तक भी इसका इतिहास में वर्णन आता है, जिसके बारे में हम नेट पे अच्छी साइट पे ऑथेंटिक पे सर्च करके देख भी सकते हैं कि कुष्ठ रोग के बारे में बहुत पुरानी जानकारियां, जिसके लिए तरह तरह के ऑयल और केमिकल का प्रयोग किया जाता था ठीक करने के लिए। जी तो पहचान की हम बात करते हैं। जब भी कभी इस तरह कोई निशान हम देखते हैं तो हम उसके अंदर सेंसेशन चेक कर सकते हैं, जिसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक माचिस की सीख को हम बैक साइड से, जो ब्लंट एरिया है, क्योंकि कई बार क्या है लोग सुई से या पिन से चेक करते हैं तो उसको पता ही नहीं लग रहा, वो चुभ जाएगा तो और उसको ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इसीलिए माचिस की सीख या पेन की टिप या कोई भी ऐसे ब्लंट ऑब्जेक्ट से हम चेक कर करके देख सकते हैं। और उसको चेक कराने का सबसे बढ़िया तरीका है, मान लीजिए फर्ज करें मेरे छाती पे कहीं ऐसे 4-5 दाग हैं या कमर पे हैं, तो मैं मरीज को ये बोलता हूँ अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको इससे चेक करूंगा एक तिल्ली है या एक पेन है, ताकि वो कंफर्टेबल भी रहे। आप उसको ऊपर का एरिया अनड्रेस कराएं, कपड़े हटा के उसको चेक करें। उसका बेस्ट तरीका है कि उसको बोलना कि आप गिनती गिनिए। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, उस माचिस की सीख से या उस पेन से पहले नॉर्मल हेल्दी स्किन पे और फिर वो जो दाग सा है उसके अंदर लगाएंगे। तो जब आप अलग अलग घुमा के लगाते हैं उसको, तो पेशेंट को बोलते हैं गिनती गिनिए, जैसे जैसे छूता है तो वो बोलेगा 1 2 3, क्योंकि 3 पे आपने उस निशान में टच किया था पर वो बता नहीं पाया। पर जब दोबारा आपने नॉर्मल पे किया तो वो 4 बोला है या 3 बोला है, सॉरी। तो इस तरह से आप उसके मार्जिन कंफर्म कर पाते हैं। इसके बाद ये टच वाला टेस्ट है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है टेम्परेचर का, कि आप तापमान से भी उसको चेक करते हैं, और ये पार्ट है ट्रीटमेंट का। अच्छा। आप टर्शियरी सेंटर यानी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो भी ये सारे टेस्ट किए जाएंगे फॉर कंफर्मेशन, जो कि PHC CHC या घर पे भी किए जा सकते हैं, ताकि हम एकदम से भ्रमित ना हो कि ये लेप्रेसी या कुष्ठ रोग है या नहीं है। जी उसके अंदर आप क्या करते हैं, कोई भी कांच की बोतल, ऐसी कोई कांच की टेस्ट ट्यूब लें या घर में ग्लास में ही पानी ले लें। उसमें आप ठंडा और गर्म दोनों तरह का पानी लेंगे अलग अलग ग्लास में, और उसको पहले आप अपनी स्किन पे टच करके देखें कि तापमान कितना है, अच्छा गर्म है, कि पेशेंट अप्रिशिएट कर पाए, क्योंकि कई जगह वो अप्रिशिएट कर ही नहीं पाएगा कि मेरे को लगाया जा रहा है, पता ही नहीं। तो इसीलिए आपने वो डिफरेंस महसूस करना है कि अपने हाथ पे लगा के चेक करें कि ये बियर किया जा सकता है, फिर उसको आप अलग अलग लगा के चेक करेंगे। तो जिस तरह आपने पिन से छू के देखा था, इसी तरह से आप उससे भी देखते हैं कि वहाँ पर तापमान भी काफ़ी कम महसूस हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रिमिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके माध्यम से हम इसको चेक कर पाते हैं। इसके बाद यदि तकलीफ उसको ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम उसको, उसकी नसों में गांठें बन जाती हैं, जो कोहनी की जो एक नस है, आप अपनी कोहनी पे हाथ फेर के देखें तो हड्डी के बीच में आपको ऐसा लगता है कि कई बार झंझनाहट सी महसूस होती है। तो वो जो हमारी नसें जाती हैं यहाँ से, वो बड़ी मोटी हो जाती हैं अगर तकलीफ ज़्यादा दिन से हो जाए। अच्छा। तो बाकायदा आपको महसूस होती है बहुत पेनफुल है और गांठें हैं, पर वो लंबे समय बाद होती हैं। उस अलग जांचें होती हैं उसके अंदर, उसके लिए मेडिकल कॉलेज में या सामान्य अस्पताल में आपको पेशेंट को भेजना होता है, जिसके लिए कान के आसपास से भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें कान की नसों में, कान के जो नीचे का पिन्ना बोलते हैं, इसके अंदर से हल्का सा इंसिजन लगा के फ्लूइड लेके उसकी स्लाइड बना के चेक किया जाता है, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि हमने उस बैक्टीरिया को देखना है कि हाँ वो % कुछ एक मात्रा में प्रेजेंट है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर ये सभी जांच बहुत आसानी से की जा सकती हैं और पेशेंट को उसकी डायग्नोसिस के लिए बहुत आसानी से बताया जा सकता है। अब इन सारी बातों के साथ सबसे महत्वपूर्ण है इलाज, जिसके बारे में मैं थोड़ा रिवर्स चलना चाहूँगा कि हमने बहुत पहले से सुना है कि हर शहर में अंग्रेज़ों के ज़माने से एक अलग कॉलोनी हुआ करती थी जो इस तरीके से थी, और हमने कई बार कुछ लोगों को, शायद आपने और हमने तो बचपन में देखा होगा, आजकल तो शायद देखने को नहीं मिलते, कि एक वो रेड़ा गाड़ी पे 2-3 व्यक्ति खींच रहे होते हैं, एक व्यक्ति बैठा होता है जिसके हाथ पैर की उंगलियां ऐसी होती हैं कि जैसे वो कट गई हैं या सिकुड़ गई हैं, जो कि क्रॉनिक स्टेज है, या उनकी नाक दुर्भाग्यवश बड़ी अजीब सी हो जाती है, क्योंकि वो एक सीवियर स्टेज को गुजर चुके हैं जिन्होंने कभी इलाज नहीं कराया। पर वर्तमान में नए लोगों में पिछले 20 से 30 सालों में ऐसे साइन सिम्टम, जो सेकेंडरी साइन सिम्टम कहलाते हैं, वो नहीं होते हैं, क्योंकि व्यक्ति उससे पहले ही ठीक हो जाता है।
तो आजकल वो लेप्रा कॉलोनीज उनको कहा जाता था, जो हमारे पुराने शहरों में थी, आजकल तो लगभग वो समाप्त की तरफ हैं, कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टर साहब, मैं एक याद दिलवाना चाहूँगा, दिल्ली में एक पुल है जो कि उनके नाम से है। जी बिल्कुल है, हर शहर में था। देखिए, जब हमारे यहाँ पर जब ब्रिटिश शासन था तो इन चीज़ों के लिए भी विचार किया गया, भाई इस तरह के ग्रसित लोग कहाँ जाएं, तो उनके लिए जगह जगह, जैसे मदर टेरेसा का भी काफ़ी काम रहा है, महात्मा गांधी जी ने बहुत काम किया है। और मैं आपको इसी तरह से कनेक्ट कर पाऊँ कि वर्ल्ड लेप्रेसी डे इज ऑन 30th, बट इंडिया में हम महात्मा गांधी जी के ऑनर में 29 तारीख को मनाते हैं। तो इट्स ए काइंड ऑफ रिगार्ड कि महात्मा गांधी जी जो है इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सजग थे कि इस प्रकार से जो व्यक्ति है समाज से बहिष्कृत ना हो और उनको पूर्ण मान सम्मान मिले, और उनको अब तो इलाज भी पूर्ण रूप से मिल पाता है और नए लोगों में ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अगर शुरू में ही कोई इस तरह का लक्षण दिखाई देता है, कोई धब्बा दिखाई देता है, तो संपर्क करना चाहिए। जी बिल्कुल, तरीके मैंने बताए। और हमारे पास अच्छी बात यह है कि पूरे राष्ट्र में और ख़ास तौर से हरियाणा में 22 के 22 जिलों में हर सरकारी संस्था में इनकी जांच व इलाज पूर्ण रूप से मुफ्त उपलब्ध है। जो इलाज की हम बात कर रहे हैं उसमें 3-4 मेडिसिन का एक कॉम्बो पैक आता है जो मरीज को दिया जाता है, और वो मरीज उसको जब खाना शुरू करता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मार्केट में अगर खरीदते हैं तो बहुत कॉस्टली है। तो बाकायदा उनको जांच करके वो दवाई दी जाती है जो उनको प्रति माह के आधार पे दी जाती है, और जिसमें से यदि वो अपने 1 महीने का कोर्स कर लेते हैं तो उनसे किसी नए व्यक्ति को इन्फेक्शन फैलने की संभावना बिल्कुल नगण्य रह जाती है। और वो अपना पूरा कोर्स जो है 6 महीने, 9 महीने या 1 वर्ष तक पूरा करते हैं तो वो बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाते हैं 100%। जी, इसमें दोबारा होने की संभावना रहती है कि अगर दवाई छोड़ दें तो? नहीं, देखिए, दवाई छोड़ने के बाद अगर रेजिस्टेंट हो गया तो बाकी बीमारियों की तरह से वो पुनः आपको तंग कर सकता है। पर जब आपको एक दवाई पूर्ण रूप से मुफ्त मिल रही है, जानकारी मिल रही है, तो हमें उस चीज़ को पूर्ण रूप से करना चाहिए, और परिवारजनों की और व्यक्ति की स्वयं भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को ठीक कर पाए। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही एक अहम पहलू है कि जानकारी के अभाव में परिवार में किसी व्यक्ति को हो जाती है तो परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनका भी व्यवहार बदल जाता है। जी, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस? जी बिल्कुल, देखिए, उनके लिए अगर हम बात करें तो आजकल वर्तमान में तो ऐसे नए केसेस बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ा सा इस बात के अंदर ये बताऊं कि हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो उस साइड का एरिया था, वहाँ का टेम्परेचर कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वहाँ पर ये बैक्टीरिया ज़्यादा पनपता है। तो हमारे यहाँ पर पिछले 30 से 40 सालों के बीच में कुछ मरीज आने शुरू हुए थे जो आज काफ़ी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये सभी वो लोग थे मैक्सिमम जो रहते बिहार में थे या छत्तीसगढ़ में या उस एरिया के रहने वाले थे, जो किसी कार्यवश, नौकरी पेशा या व्यवसाय के लिए यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके भले ही वो यहाँ पे बस गए, पर वो अपने एरिया में उनका आना जाना साल में 2-4 बार कहीं ना कहीं रहता था। तो उनके माध्यम से ये यहाँ पर रिपोर्ट हुआ पिछले 30 से 40 सालों में, और फिर हमारे यहाँ पे लोकल जो हरियाणा वासी थे या इस एरिया में नॉर्थ इंडिया के जो लोग थे उनको भी ये फैलना शुरू हुआ। फिर बाद में ये पता लगा कि ये कैरियर ये लोग थे। अब यह कि हमारे यहाँ इसीलिए इनकी सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिल गई और यहाँ पे सभी लोग स्वस्थ हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं ना कहीं लेप्रेसी होने की संभावना है तो क्या आपका किसी व्यक्ति से कोई ऐसा कॉन्टैक्ट तो नहीं है, कोई आपका ऐसा काम करने वाला व्यक्ति हो कि जो उस साइड से रहने वाला हो, या अब तो यहाँ के व्यक्तियों को भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो आपने हिस्ट्री पे विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि क्या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी और व्यक्ति हो, क्योंकि कहीं से तो बैक्टीरिया आएगा, उसके बिना तो हो नहीं सकती है। तो जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम हर बीमारी में मुख्य तौर पर कहते हैं कि बचाव में ही बचाव है। तो हमें इस चीज़ को मान के चलना है, और यही मुख्य तौर पर स्वास्थ्य विभाग का हर बार कार्यक्रम रहता है। और इस बार का तो हमारा लोगो भी ये है 2026 का WHO की तरफ से कि लेप्रेसी इज क्यूरेबल, इट्स द मैटर टू डिस्कस द स्टिग्मा, कि हमें स्टिग्मा तोड़ना है, उसको क्योर करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी। जी प्लीज। डॉक्टर साहब, बात ये कि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं जी, उनकी क्या भूमिका रहेगी? वो देखिए, बिल्कुल परिवार में बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप ये देख पाते हैं कि आप अपने डॉक्टर से जब जाके मिलते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाके पूछ सकते हैं कि जी लेप्रेसी वाले पुराने पेशेंट से आप हमारी मुलाकात कराएं जो रूटीन में वहाँ पे आते हैं, तो उनके इम्प्रूवमेंट आपको स्वतः ये बता देगी कि लोग बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। और अब तो हमारे समाज में लोग इतने जागरूक हो गए हैं, इतने सजग हैं और इतने पॉजिटिव है फैमिली मेम्बर्स कि वो HIV वाले मरीज के लिए भी बहुत ज़्यादा सहृदय रखते हैं। तो ये तो एक नगण्य सी बीमारी है जी। तो इसीलिए परिवारजन की जागरूकता सबसे बड़ा इलाज है इस बीमारी के मामले में।
डॉक्टर साहब, इसमें हम परिवार के साथ में समाज की भी बात करना चाहेंगे। समाज का क्या नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इस तरह के कोई भी व्यक्ति को देखते हैं तो वो हीन दृष्टि से देखते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं और उसे बार बार ये रियलाइज़ करवाते हैं, एहसास करवाते हैं कि आप इस बीमारी से पीड़ित हैं। जी देखिए, आज से काफ़ी समय पहले तक, शायद 50 साल से पहले तो ये कहा जाता था, और उससे और ज़्यादा पहले तो कि ये आपके पापों का नतीजा है जो आप इस प्रकार की बीमारी भुगत रहे हैं। जी। तो ये तो बड़ा क्लियर हो गया कि एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, और यदि परिवारजन और समाज वो इससे भिन्न नहीं है, बीमारी किसी को भी पकड़ सकती है, और पूरी संभावना है कि यदि आपके एरिया में और किसी व्यक्ति को बीमारी है तो आपको होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जी। तो इसीलिए आपका सजग और जागरूक रहना बहुत जरूरी है, और क्यों ना रहें, जी। हम सभी सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो हमारी जागरूकता उसके इलाज में काफ़ी लाभकारी होगी और उसको मानसिक तौर पर बल भी प्रदान करेगी। बल्कि ये भी किया जा सकता है कि अगर मान लो किसी को जानकारी नहीं है, परिवार में किसी को हो गया है, तो अगर समाज में किसी को पता हो तो वो उस व्यक्ति को लेके जा सकता है कि भाई तुझे ये दिक्कत है, एक बार आप हॉस्पिटल चलो। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ 22 के 22 जिलों में जितने भी सब सेंटर, PHC, CHC, सिविल हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप अपने, अब तो हम आंगनवाड़ी बहन जी के माध्यम से PHC में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बेसिक जांच करके आपके मन का भ्रम दूर किया जाएगा कि आपको जो शंका है कि लेप्रेसी तो नहीं है, और आप इंटरनेट के माध्यम से सही जानकारी प्राप्त कर लें। आपको शंका उठती है, आप तुरंत PHC, CHC पे जाएं, आपको जांच करके बताया जाएगा कि इसकी संभावना है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति को जरा सा लगेगा कि हाँ तकलीफ होने की उम्मीद है, तो आपके डॉक्टर साहब आपको अगले सेंटर पे, जो सिविल हॉस्पिटल भी हो सकता है, मेडिकल कॉलेज भी हो सकता है, वहाँ पर भेज देंगे। वहाँ पर आपकी एक ही दिन में जांच हो जाएगी, जिसमें कोई बेहोशी नहीं है। स्किन के डिपार्टमेंट में जाके विदिन 5 मिनट आपकी जांच हो जाती है, कान के पास से भी, बाकी स्लाइड ब्लड की बना के भी, और आपकी चिंता दूर करके आपका तुरंत इलाज शुरू कर दिया जाता है, जो पूर्ण रूप से आपको मुफ्त मिलता है। और एक और मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि यदि एक व्यक्ति मान लीजिए जिस भी जगह से आके इलाज जांच कराने के लिए, मान लीजिए मेडिकल कॉलेज रोहतक में पहुंचता है, और वो बंदा हिसार से आया है किसी के भी माध्यम से सुन के, तो आप ये देखिए उसको अपने इलाज के लिए हिसार नहीं आना पड़ेगा, उसको यहाँ से बाकायदा रेफर कर दिया जाएगा। उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन ट्रांसफर उसके नज़दीक PHC पे, यदि वो PHC से के आसपास किसी गांव का है, यदि वो अर्बन में है तो सिविल हॉस्पिटल से, जो बिल्कुल उसके नज़दीक होगा, और वहाँ से जाके वो दवाई लेगा। डॉक्टर, खान पान का क्या रोल रहता है? ये सभी भ्रांतियां हैं। किसी भी प्रकार के भोजन से इस बीमारी के फैलने का कोई संबंध नहीं है। अच्छा हेल्दी भोजन हमें कुदरती तौर पर लेना चाहिए, कोई स्पेशल परहेज की जरूरत नहीं है। परहेज की जरूरत तो सिर्फ इस बात की है कि हम अपनी बीमारी को छिपाएं नहीं और दूसरे वाले को बताएं जरूर। डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको चेहरे पर या कहीं इस तरह का हो जाता है तो वो बड़ा महसूस करती है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि प्रारंभिक जांच में ये बड़ा क्लियर हो जाता है। उसके लिए बहुत अच्छा है कि यदि आपको शंका हो तो आप अपने पड़ोस में, यदि सरकारी में आ सकते हैं तो स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो आपके सारे भ्रांतियां दूर करेंगे कि आपको सफ़ेद दाग है, सीप है, या जो सीजनल डैंड्रफ की वेरिएशन की वजह से कुछ और बीमारियां हो जाती हैं, या सफ़ेद दाग शुरू हो गया है। क्योंकि बड़ी एक आम भाषा में बात कही जाती है कि अगर मुझे थोड़ी सी जानकारी हो गई है कि सफ़ेद सा दाग सा होने लग गया है, और मैंने कोई मरीज विटिलाइगो यानी सफ़ेद दाग का देख लिया, तो मुझे वही लगने लग जाएगा। यदि मुझे किसी को, मैंने गांव में सीप से निशान देख लिए छाती पे, कमर पे, तो मुझे वही लगेंगे। तो बेटर है कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें और वो तुरंत उसका इलाज उपलब्ध है। लेप्रेसी के मामले में अच्छी बात यह है कि यदि आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लेट भी हो जाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है कि आप एकदम से घबराएं, परेशान हो, नहीं, पर इलाज कराएं जरूर। हाँ, किसी प्रकार के आपको बड़े सारे ऐसे भ्रमित करने वाले विज्ञापन भी देखने को मिलते हैं अलग अलग मीडिया पे। कम से कम पहले आप अपने नज़दीक डॉक्टर को दिखा के राय लें। इस प्रकार के भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के चक्कर में ना पड़ें। ये ना हो कि आप अपनी बीमारी का रूप बिगाड़ लें, या वो बीमारी हो ही ना जिसका आप अनावश्यक तौर पर इलाज लिए जा रहे हो और अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया है कि ये बीमारी इलाज इसका संभव है, और अपने नज़दीक के चिकित्सक से आप संपर्क करें और उनसे गाइडेंस लेकर, उनसे मार्गदर्शन लेकर इसका इलाज करवाएं, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस जानकारी के लिए डॉक्टर दिनेश मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।